हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज हम ले लेते हैं BHDLA 137 के और इसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो नो ब्लॉक नो यूनिट, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगी, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल आपके सब्जेक्ट है BHDLA 137। फर्स्ट अगर हम ब्लॉक की यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो भाषा और संप्रेषण होगा। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो संप्रेषण के मूल तत्व होंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए सभी कुछ है इसमें, ये फर्स्ट यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें यूनिट बहुत कम है, आपके सब्जेक्ट अच्छा है कि इसमें ब्लॉक बहुत कम है, सिर्फ 2 ब्लॉक दिए हैं और ब्लॉक में भी जो यूनिट दी हुई है वो बहुत कम दी हुई है। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले संप्रेषण के मूल तत्व ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि संप्रेषण के विविध रूप पूछ सकता है, जैसे मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संचार माध्यम। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और पूछ सकता है, संप्रेषण का प्रयोजन तो बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ संप्रेषण की प्रक्रिया पूछता है। ठीक है ना, यानी जैसे स्रोत, वाक्य क्षमता, संदेश माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति प्रक्रिया। ठीक है ना, तो ये हम अभी आपको इसको समझाएंगे। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो संप्रेषण होता क्या है, ठीक है ना, यानी कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, तो बहुत आसानी से हम इसको समझ जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी बात को किसी के सामने रखना। ठीक है, संप्रेषण, संवाद करना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जब बच्चा जन्म लेता है और पहली बार जब वह रोता है तो वह समाज का उसके साथ संप्रेषण होता है। ठीक है, एक तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, और ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो जीवन भर जो है जारी रहती है। ठीक है ना, तो ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, फिर संवेदनाओं आदि के माध्यम से संप्रेषण हम करते हैं। ठीक है, संप्रेषण जो होता है वहां पे हम अपने जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे हाथ हो, चाहे शरीर हो, हम जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सभी अंगों का हम यूज कहीं ना कहीं पे करते हैं। ठीक है ना, और भाषा की इसमें जो भूमिका होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। वो प्रयास चाहे बोलकर हो, सुनकर हो, देखकर हो, पढ़कर हो, चित्र बनाकर हो, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, तो ये संप्रेषण हो गया। ठीक है, तो संप्रेषण क्या एक संवाद है, और जब हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो बोलकर, हंसकर, देखकर, सुनकर, पढ़कर, तो वो क्या होता है, वो संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जनरली अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो संप्रेषण से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो अगर सीधे अर्थों में हम देखें संप्रेषण का मतलब तो आदान प्रदान करना। ठीक है ना, संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के विभिन्न रूप क्या क्या है अब ये हम देख लेते हैं। ठीक है ना, कि संप्रेषण के कौन कौन से रूप होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने विचारों का हम आदान प्रदान क्या करते हैं, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा संवाद होता है। और संवाद हम में क्या करते हैं, अपने विचारों का ही तो आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को ही तो सुनते हैं, बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर संप्रेषण के अंग के रूप में यानी मौखिक संप्रेषण हो जाएगा, यानी कि बोलकर, फिर लिखित संप्रेषण, लिखकर भी तो हम बोलते हैं तो लिखित संप्रेषण हो जाएगा, अंगों के माध्यम से जो हम व्यक्त करते हैं तो आंगिक संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं मौखिक संप्रेषण। ठीक है, तो ज्यादातर संप्रेषण बोल कर किया जाता है और भाषा इसका मूल आधार और माध्यम होती है। जो हम बोलते हैं तो बोल वही व्यक्ति सकता है जिसको भाषा का नॉलेज हो, जो भाषा जानता हो, और सेम दोनों भाषा दोनों व्यक्ति, एक भाषा दोनों व्यक्ति जानते हो। यानी हम जो भाषा जानते हैं जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, अपने विचार को आदान प्रदान कर रहे हैं, वो भी उसी भाषा को जानता हो। ठीक है ना, तो सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू हो जाता है और रात में बिस्तर में जाने से पहले तक संप्रेषण होता रहता है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, बोलने की क्रिया जारी रहती है। ठीक है ना,
तो बोलना भी एक कला ही है ना। और बड़े बुजुर्ग तो कहते भी है कि सोच समझ कर बोलो। तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाएं। और यहाँ पे कबीर का दोहा भी ठोक दीजिएगा यदि आ जाता है ये तो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल हो। तो ऐसी बाणी का, ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जिससे दूसरे का मन प्रसन्न हो जाए और अपना भी प्रसन्न रहे, ठीक है ना। तो मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है बोल के बात को कहना, ठीक है। ओके। अब बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आप भाई बोल रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो शब्दों और वाक्य का चुनाव वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो कुछ कहते हैं और उसमें आपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है, ठीक है, आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बहुत असर पड़ता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो शब्दों और वाक्यों का चुनाव वेरी इंपॉर्टेंट होता है बोलते वक्त। डॉक्टर, क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? मरीज कहता अभी कैसे खत्म हो सकती हैं? अब प्रश्न का जवाब प्रश्न में देकर मरीज ने डॉक्टर के प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, उसने डॉक्टर को नाराज भी कर दिया। क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? तो मरीज को बोलना चाहिए कि हाँ खत्म हो गई या फिर नहीं हुई, लेकिन अभी कैसे खत्म हो सकती हैं, ये जवाब नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर वह जवाब हाँ में जी नहीं, या अभी 4 गोलियां बची हुई हैं, या 1-2 दिन में हो जाएंगी, ये बोलता, तो ये एक संप्रेषण कहलाता, मौखिक संप्रेषण। और यहाँ पे शब्द और वाक्यों का चुनाव होता है, यानी चुन कर दिया हुआ जवाब होता, और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो ऐसा बोलने से संप्रेषण पूरा होता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता। तो वाक्य और शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फिर आवाज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बात नम्र आवाज में कहते हैं या जोर जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। तो यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा, गुस्से में बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि मैंने ये साइकिल 2 दिन पहले खरीदी और इसका पहिया टूट गया, जरा बदल दो। दुकानदार बोलेगा इसका पैसा लगेगा, वो बोलेगा अभी तो 2 दिन पहले साइकिल खरीदी। दुकानदार बोला तो साइकिल का बीमा करा लिया था, साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ग्राहक कभी उस दुकान में दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली गई है, जो आवाज है उसकी सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका पैसा लगेगा, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया, साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो यहाँ से। ये जो यहाँ पे आवाज है वो उसकी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आवाज का जो है, यानी कि नम्र आवाज, आक्रामक आवाज, इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आवाज हमेशा नम्र विनम्रता के साथ होनी चाहिए, गुस्से और आक्रामकता के साथ नहीं होनी चाहिए। कि आप यदि कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और इसका चयनकर्ताओं पर काफी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। तो आवाज हो गया। फिर स्वर, आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जो बोलते हैं अच्छे से सोच समझ के बोलिए, यानी इधर आओ। आपके इधर आओ बोलने के तरीके से सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। अगर इधर आओ तो प्यार से होगा, लेकिन गुस्से में इधर आओ तो मतलब आप गुस्से में हैं, ठीक है। तो जो भी बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब हम गुस्से में बोलते हैं तो सामने वाला पास में नहीं आता बल्कि भाग जाता है, उसे पता चल जाता है कि भैया तो मार पड़ने वाली है यहाँ पे। लेकिन जब हम मार भी देना हो, अगर हम प्यार से बुला रहे हैं तो समझ ही नहीं पाएगा और आ जाएगा और आप मार भी लोगे। ये होता है स्वर, ठीक है। फिर अब दूसरा ले लेते हैं आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या होता है? क्या मनुष्य सिर्फ बोलकर ही अपनी बात को कहता है, दूसरों तक पहुंचाता है? ऐसा नहीं है। वो अपने शरीर के हाव भावों का भी यूज करता है। शारीरिक हाव भाव का, शारीरिक हाव भाव का मतलब जो हमारे आंख है, हाथ है, पैर है, कंधे है, ठीक है ना, भौं है आंखें की, उन सभी का यूज करता है और वहां पे भी अपनी बात को वो रखता है, ठीक है। तो जब शारीरिक हाव भाव के माध्यम से, यानी आंख, कान, हाथ, पैर, इनके अभाव के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट करता है तो आंगिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। यह गैर शाब्दिक आंगिक या अमौखिक संप्रेषण होता है। गैर शाब्दिक क्यों? क्योंकि इसमें शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ हाव भाव के माध्यम से, ठीक है ना। आंगिक या अमौखिक, अमौखिक क्यों? क्योंकि इस पे बोला नहीं जाता है, ठीक है ना। तो शारीरिक
संप्रेषण की शुरुआत, इसे शारीरिक संप्रेषण भी कहते हैं, और अपनी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में जाते हैं, आप मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप कमरे में जैसे एंट्री करते हैं तो आपकी वेशभूषा यानी आपका पहनावा और आपका व्यक्तित्व उसके बारे में सामने बैठे हुए लोगों को बता देगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, ठीक है ना। अब फिर दूसरी बात, आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, क्या आप बैठते हैं या बिना कहे बैठ जाते हैं, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें इस पे असर डालती हैं, शारीरिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि टेबल वगैरह में बैठते हैं या दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुक के रहते हैं जब तक कि वह अधिकारी झुझलाकर न कह दे कि जरा सीधे खड़े रहिए या जरा अच्छे से खड़े हो जाइए, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब अपने व्यक्तित्व के बारे में उस अधिकारी को आप बता रहे हैं कि आप किस तरह के हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, क्या होता है, शारीरिक संप्रेषण होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें अब क्या क्या चीजें हम ले लें। शारीरिक संप्रेषण में हमने आपसे कहा कि आंखें आती हैं, तो आंखें आंगिक संप्रेषण का, शारीरिक संप्रेषण का कभी कभी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेता है, संप्रेषण के प्रकार ना पूछ के आंगिक या शारीरिक संप्रेषण ही पूछ लिया, लिखित संप्रेषण ही पूछ लिया, ठीक है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होता है आंखें, ठीक है। अच्छा ठीक है, जब मान लीजिए आप मेरी आंखों में देखिए, आप किसी की आंखों में देखिए, यदि खुशी हो रही होती तो आंखें भी कुछ कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो आंखें उसके गुस्से से बिल्कुल लाल होती हैं, ठीक है ना। तो आंखों के माध्यम से अपने खुशी को, अपने दुख को भी प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। और यदि किसी की आंखें नम है तो हम जान जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, दुखी है। और कभी कभी नम जो होते हैं यानी जो आंसू होते हैं खुशी के भी निकलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि वो दुखी है या फिर वो खुश है, ठीक है ना, राइट। तो आंखों से भी शारीरिक संप्रेषण का या फिर आंगिक संप्रेषण का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है, प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, ठीक है। ओके, फिर लिखित यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जैसे हम लिखित संप्रेषण नहीं लेंगे, अभी आंगिक संप्रेषण को थोड़ा समझते हैं। हमने आंख लिया, अब आंख के बाद हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हमने कहा ना कि हम कान से भी अपनी बातों को कहते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। तो अब कान से कैसे कहेंगे, हमें किसी से सॉरी बोलना होता तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं और हम कान को पकड़ लेते हैं हाथों से, तो क्या हुआ, हम उससे माफी मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बिना कहे ही हमने, यानी अमौखिक संप्रेषण जिसे कहते हैं, बिना कहे हमने उससे सॉरी बोल दिया। कभी कभी हम गुस्से में होते हैं या कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो अपनी त्योरियों को, अपने भाव को, जो भवें होती हैं आंखें के ऊपर, उनको हम ऊपर चढ़ाते हैं, तो इससे भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, राइट। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। हाथ का यूज कैसे करते हैं आंगिक संप्रेषण में, हाथ का यूज हम कैसे करते हैं, किसी को मान लीजिए आपने अपने दोस्त को देखा, कुछ नहीं कहा, उसने आपको देख लिया, आपने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, आपने हाय कर दिया या उसे बता दिया कि आप यहाँ पे हो, इशारा कर दिया, तो क्या हो गया, ये आंगिक संप्रेषण हो गया, ठीक है ना। तो आपने हाथ से भी कर दिया, हाथ के माध्यम से भी बता दिया। जनरली होता है कि हम किसी को देख रहे हैं, मेरा पहचान का है कोई घर का मेंबर, उसे हमें बुलाना है, वो मुझे भी देख लिया, मैंने हाथ से इशारा कर दिया इधर आओ, बोल के ना, बल्कि मैंने इशारा कर दिया, बिकॉज वो दूर है, मुझे देख पा रहा तो मैंने इशारा कर दिया, तो ये हाथ से हो गया आंगिक संप्रेषण। ओके, ठीक है। अब लिखित संप्रेषण ले लेते हैं। तो लिखित संप्रेषण जैसे कि हमने अभी बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। पत्र लिखकर हम पहुंचाते हैं, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि लिखकर पाठकों तक लोग अपनी बातों को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो लिखना एक क्या है, लिखना एक कला है और योजनाबद्ध तरीके से लिखकर अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका लिखित संप्रेषण, ठीक है ना। अब 5 बातें कौन कौन सी है, क्वेश्चन हो सकता है कि लिखित संप्रेषण से क्या समझते हैं, लिखित संप्रेषण को समझाइए। लिखित संप्रेषण में 5 बातें कौन कौन सी ध्यान रखने हो गए, क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे। ये 5 ऐसे शब्द होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कोई भी संदेश लिख के प्राप्त करता, जिसको भेज रहे हैं, जिसे भेजना होता है उस तक हम पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इनका हम यूज कैसे करेंगे, क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे का यूज कैसे करेंगे, चलिए भी देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखित संप्रेषण में तो जो हम लिखकर अपने आचार विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। क्या, लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है, यानी पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी,
ये कुछ भी लिखने से पहले तय कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है, यानी विषय का निर्धारण करना। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो सोचते हैं मेल तो भेजे, पर मेल में लिखे क्या, क्या सब्जेक्ट रखें, क्या टॉपिक रखें, तो ये होता है क्या। फिर दूसरा क्या आया, क्यों। क्यों का मतलब क्या हुआ, विषय अब तय हो गया क्या से, तो हमने वो तय कर लिया कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब विषय तय हो जाने के बाद लेखन का उद्देश्य तय किया जाता है। ठीक है ना, और उद्देश्य तय कर मतलब किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, यानी क्यों लिखा जा रहा है। भाई हमने तो विषय तय कर लिया, लेकिन लिखा क्यों जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। तो उसमें सूचित करना, फिर निवेदन करना, पुष्टिकरण करना और समझना, ये यहाँ पे 4 चीजें शामिल होती है, किसमें, क्यों में शामिल होती है। ठीक है ना, तो लेखन का जो उद्देश्य होता है वो क्यों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर कौन। अब कौन का मतलब होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं किसके लिए, यानी प्राप्तकर्ता कौन है। तो कौन आपका संदेश प्राप्त करता है, यहाँ पे इजिली के लिए कौन लिखा है, आप यहाँ पे किसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, एक विषय ले लिया, ठीक है ना, फिर एक उद्देश्य ले लिया। भाई हम ये किसके लिए लिखेंगे, लिखेंगे किसी को मिलना तो चाहिए ना, तो किसे मिलेगा। तो यदि ये स्पष्ट हो जाता है, हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि आखिर हम संदेश किसको भेज रहे हैं, है ना। और हमारी लिखने की शैली भी भिन्न हो सकती है। जैसे यदि अपनी माँ के पास आप भेज रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी, आप अपने ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी, आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल अलग होगी। तो लिखने की जो शैली होती है वो औपचारिक या अनौपचारिक, 2 तरह की शैलियां होती हैं, यानी दो तरह के लेटर होते हैं, तो एक औपचारिक एक अनौपचारिक शैली होती है, तो इन दोनों में लिखा जाता है। तो कौन से क्या हो गया, प्राप्त करने वाला। फिर कब। कब का मतलब होता है कि लेखन में दिन और तारीख जरूर डालना चाहिए, और खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त। ठीक है, तो कब आपने लेटर लिखा तो वो डेट से संबंधित हो गया। कैसे, कैसे का मतलब होता है सब कुछ तय करने के बाद लास्ट में कैसे जो वर्ड आता है, तो आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपकी जो भाषा होती है वो समझ में आती है और परख में आती है, भाषा शैली, लिखने का तरीका। ठीक है, और जो भाषा होती है पत्र के अनुकूल होनी चाहिए, यानी आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। माँ को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, तो उसकी भाषा कैसी होगी ये आप तय करेंगे और उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कैसे हो गया। तो जो लिखित संप्रेषण होता है उसमें 5 तत्व पाए जाते हैं, 5 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे। ठीक है, ओके। तो किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है, तथ्य मिल जाता है तो उद्देश्य जुटाना जरूरी होता है। ठीक है, फिर जब उद्देश्य यानी विषय, विषय के बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद किसको लिखना है, किसको लिखने के बाद कैसे लिखना, कैसे के बाद कब लिखना है, यानी डेट। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब संचार माध्यम देख लेते हैं कि संचार माध्यम क्या है। देखिए, संचार माध्यम जो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने थॉट को, अपने थिंकिंग को आजकल कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से ही भेजते हैं। ठीक है ना, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, ठीक है ना, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि जन संचार माध्यम के ये प्रकार होते हैं, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने संचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने संप्रेषण का आदान प्रदान करते हैं संचार के माध्यम से। ठीक है, तो रेडियो आवाज के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम रहे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, यदि संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं तो यही आपको लिखना पड़ेगा। संचार माध्यम पहला जिसमें रेडियो, ठीक है, टेलीविजन, समाचार पत्र, होल्डिंग, इंटरनेट, ये सभी संचार के माध्यम कहलाते हैं। फिर इनको एक एक लेके आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। ठीक है ना, और इसके अलावा सड़क के किनारे बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग, समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन, खतरे संबंधित सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप होते हैं। ठीक है ना, जो अगली इकाई में आप पढ़ेंगे संचार माध्यम हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ है। ओके, संप्रेषण का प्रयोजन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है ना,
क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो सीधी सी बात है कि वो अकेला तो नहीं रह सकता है, और संप्रेषण के जरिए ही वो समाज से जुड़ता है। ठीक है ना। तो संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? प्रयोजन का मतलब नहीं बोलते, आप किस प्रयोजन से आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका आने का, किस काम से आए हैं, तो संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? तो पहला व्यक्तिगत जरूरत होती है इसमें। ठीक है ना। यानी लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं, और अपनी जरूरतें पूरी न होने पर उसकी मांग करते हैं। तो संप्रेषण व्यक्तिगत जरूरत को भी पूरा करता है। ठीक है ना। हमें आपको खाना मांगना है घर में, तो आप क्या करोगे? जब आप संप्रेषण करोगे, जब आप बोलोगे, तभी आपको खाना मिलेगा। आपको बहुत तेज की भूख लगी है और आप होटल के सामने हो, कितनी भी तेज की भूख लगी हो, लेकिन जब तक आप होटल वाले से नहीं बोलोगे कि भैया एक समोसा या 2 समोसे मुझे दे दो, तो वो नहीं बोलेगा। तो मतलब जब तक आप संप्रेषण नहीं करोगे उससे, तब तक वो आपको नहीं देगा। तो ये व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। फिर व्यक्तिगत संबंध होता है। जब हम किसी रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले से मिलते हैं, तो सबसे पहले सवाल यही होता है, कैसे हैं आप, है ना। और इसके अलावा लोग अपनी आंख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों को संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यक्तिगत संबंध हो जाता है। ठीक है। सूचना, कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचना संग्रहण का काम बचपन से शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और जब वह पहली बार पूछता है यह क्या है, तो सूचना संग्रहण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, जो संचार माध्यमों के विकसित होने से लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थानों में पहुंचता रहता है। तो सूचना हो गया, आपस में बातचीत भी होता है, संप्रेषण संपन्न होता है, गप मार करके संप्रेषण होता है, मनोरंजन के माध्यम से भी संप्रेषण होता है, लोगों को गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है। ठीक है ना। और इसके माध्यम से लोग एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण के संचार संप्रेषण का प्रयोजन हो गया। फिर आग्रह भी हो जाता है। ठीक है ना। आग्रह का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन निर्माण इसीलिए किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र के विज्ञापनों को याद कीजिए, है ना। शैम्पू का है, टूथपेस्ट का है, नमक का है, बहुत सारे जो है विज्ञापन आते रहते हैं, और ग्राहक और इस प्रकार ग्राहकों से अनुरोध करते रहते हैं, हम लोगों से अनुरोध करते रहते हैं, हम लोग को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि ग्राहक हमारे उसमें फंस जाए और हमारे सामान को, प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है। फिर मनोरंजन, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? देखिए, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, पहले ही बता चुके हैं, और प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जब आप अपनी बात को, अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाते हो या बोलते हो, और जब बोलते हो, पहुंचाते हो, जब वो सुन लेता है, उस चीज को ग्रहण कर लेता है, और इसके बीच की जो प्रक्रिया, प्रोसेस होती है, संप्रेषण कहलाती है। ठीक है। तो संप्रेषण के यहाँ पे 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं। यानी जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जो चल रही होती है कि आप अपनी बात को, आपने कहा, अपने दोस्त से कहा, ठीक है ना, ठीक है, ओके, राइट, और आपके दोस्त ने उस चीज को सुना, आपने अपने दोस्त को मेल भेजा, ठीक है ना, आपका दोस्त है, उसको मेल भेजना है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है, क्योंकि आप अपने आचार विचार उससे व्यक्त कर रहे हो, तो जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, तो 3 चीजों से होकर गुजरती है, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। ठीक है ना। और यहाँ पे पत्र इसका उत्तम उदाहरण है। पत्र आप ले सकते हैं कि आपने अपने भाई को पत्र लिखा, तो प्रेषक कौन हो गया? यहाँ पे आप हो गए, क्योंकि आप लिख रहे हो, आप भेज रहे हो, प्रेषक यानी भेजने वाला। फिर ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप पत्र में कुछ लिखते हैं, तो वो संदेश हो जाता है। ठीक है ना। और यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है, तो आप भाई क्या हो जाते हैं? प्राप्तकर्ता हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ता है, उस तक जाता है। इसी तरह से मेल में भी आप कर सकते हो कि मेल आप लिखते हो तो आप प्रेषक हो जाते हो, फिर जो भी मेल में लिखते हो, जो भी डिटेल लिखते हो, तो वो क्या हो जाता है? संदेश हो जाता है। सपोज दैट आप अपने आरसी से कोई क्वेरी, स्टडी सेंटर से कोई क्वेरी करना चाहते हो, तो मेल आप लिख रहे हो, तो आप प्रेषक हो जाओगे, जो लिखोगे वो संदेश हो जाएगा, और आपके स्टडी आरसी को पहुंचेगा तो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है किस तरह से एक संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। ओके। संप्रेषण कैसे? स्रोत होता है, सोचने की प्रक्रिया, यानी आप सोचते हो, है ना, क्या लिखना है, जो भी सोचते हो, फिर वो संदेश हो जाता है, तो उसमें संदेश ये आप हो गए, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया होती है, आपके ऊपर होती है, क्योंकि आप लिख रहे हो। फिर आप जो भी लिख रहे हो, तो वो माध्यम यानी संदेश हो जाता है, और फिर सोचने की प्रक्रिया, अनुभूत, निर्णय क्षमता, क्योंकि आपको उसका रिप्लाई भी आएगा, जिसको भी मिलता है वो प्राप्तकर्ता हो जाता है। फिर अच्छा, ये जो इधर के एरो बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्राप्त करता होता है वो फीडबैक भी देता है। बस भाई आरसी ने आपका मेल प्राप्त किया, तो आपको जवाब भी तो देगा ना, तो फिर वो इसी क्रम में चला जाता है। फिर आरसी क्या बन जाएगा? स्टडी सेंटर जिसको आपने मेल भेजा है वो स्रोत हो जाएगा।
वो क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। और जो लिख के भेजा वो संदेश हो जाएगा, और जिसने भेजा था क्योंकि उसको रिप्लाई दे रहा है तो वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो संप्रेषण प्रक्रिया के 9 तत्व यहाँ पे मुख्य रूप से सम्मिलित है। स्रोत, वक्र क्षमता, संदेश, माध्यम, ठीक है, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त, प्रतिक्रिया और संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, ये यहाँ पे 9 तत्व यहाँ पे सम्मिलित है। ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। संदेश का जन्म स्रोत से होता है, यानी स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, जो लेटर लिखता है, जो ईमेल लिखता है, वो स्रोत होता है। ठीक है ना। तो स्रोत, वह स्रोत या व्यक्ति को अपने विचारों को शब्दों में डालता है। ठीक है। फिर वक्तृत्व क्षमता क्या होती है, वक्तृत्व क्षमता यानी विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। जब आपके जो विचार होते हैं, तो विचार थॉट को अब आप लिखोगे ना भाई, तभी तो आप उसे भेज पाओगे लिखने के बाद। तो लिखने की जो क्षमता होती है उसे वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। और इसमें भाषा इस तरह से होनी चाहिए कि जिसको ये मिले वो पढ़ सके उस चीज को, ठीक है ना, समझ सके। फिर संदेश होता है, तो जो आप किसी को कोई चीज भेजते हैं, लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, आप अपने दोस्त फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं, आप ईमेल करना चाह रहे हैं, लेटर लिखना चाह रहे हैं, तो वो संदेश होता है कि आप उसमें लिखोगे, है ना, किसका बर्थडे है इस तारीख को, तो आपको इस टाइम पे इस समय पे आना है। ठीक है ना। तो ये संदेश हो जाता है। तो संदेश जो होता है यानी वक्ता के विचारों के अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। वक्ता यानी आप हो गए, आप अपने विचार को रख रहे हैं और उसका अर्थ भी निकले, अर्थपूर्ण का मतलब जो अर्थ निकले, उस अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, गैर मौखिक आंगिक भी हो सकता है। ठीक है ना। ओके, चलिए, जैसे भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। अब आपने कह दिया कि राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा, तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ठीक है ना। तो व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसीलिए प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है और भाषा किसी संस्कृत का हिस्सा होती है। ठीक है ना। तो राम ने श्याम को मारा, ये बिल्कुल सही है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि श्याम को राम ने मारा, तो भी सही है, वही निकलेगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि श्याम ने राम को मारा, तो फिर यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। राइट। तो संदेश केवल लिखित, मौखिक के शाब्दिक नहीं होते, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक, आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं, चेष्टाओं, आवाज के उतार चढ़ाव, गति सभी के माध्यम से कह सकता है, अपने संदेश को भेज सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि संदेश कई बार आंगिक या गैर शाब्दिक भी होते हैं, इनकी भाषा नहीं होती है लेकिन अर्थ उनका पूरा निकलता है। ठीक है। फिर माध्यम दिया हुआ है। माध्यम का मतलब होता है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंच रहा। ठीक है ना। तो वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता है, श्रोता तक पहुंचता रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से दूर दूर तक फैलाया जाता है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। फिर प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करता है। संदेश प्राप्ति यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में से डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है ना। जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह से वक्ता कहना चाहता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, भूमिका बदलती रहती है श्रोता और वक्ता की। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है, जो जस्ट मैंने आपको बताया था, अपोजिट में चलता है। और प्रतिक्रिया यानी फीडबैक होता है, यानी फिर से उसको जवाब देना। ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका संप्रेषण का, हमने देख लिया। और ये यूनिट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 प्रयोजनों का उल्लेख करना। प्रयोजन हम ऊपर देख के आए हैं। ठीक है ना। संप्रेषण के 5 तत्वों का उल्लेख करना है। अभी जस्ट हम संप्रेषण के 5 तत्व ही पढ़ रहे थे। ठीक है ना। एक सफल संप्रेषण क्या होता है, देखिए सफल संप्रेषण में क्या होता है कि जो हम कहते हैं उसके वाक्य का अर्थ सही निकलना होना चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए, भाषा की शैली सही होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जो मेरे साथ घटना घटी। ठीक है ना। कई बार हम कहते कुछ और, समझने वाला कुछ और समझ लेता है, तो वो क्या हो जाता है, सफल संप्रेषण नहीं होता है। अब बिजली गुल थी, मोमबत्ती जल रही थी, परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे, तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा फूंक दो। मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाला है। मैंने मुंह उठाकर फूंक दिया। सारे लोग हंस पड़े क्योंकि बहन मोमबत्ती फूंकने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका भी संप्रेषण गलत था। उसने ये नहीं कहा कि मोमबत्ती मेरे पीछे खिड़की पर जल रही थी, अतः मैं अपनी बहन की बात समझ ना पाया और संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया। और इसी प्रकार आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती होंगी जो संप्रेषण पूरा नहीं हो पाता है। वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता कुछ और समझ बैठता है, और गलत शब्द का प्रयोग करने से दोस्तों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है और परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव भी हो जाता है। ठीक है। तो सफल संप्रेषण के लिए संप्रेषण
संपर्क का काम करता है, संपर्क टूटता है, संप्रेषण अधूरा रह जाता है। ठीक है ना? ओके, तो इसे हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर संप्रेषण पूरा करते हैं। और यह सफल संप्रेषण की बात इसलिए कर रहे हैं कि संप्रेषण तभी सफल हो सकता है जब उसका सही अर्थ निकले। ठीक है, जो बोल रहा है, जिससे बोल रहा है, जो सुनने वाला है, उसको सुन ले, उसका अर्थ निकाले, तब संप्रेषण सफल होता है। अच्छा, संप्रेषण के अवरोध क्या है, क्या क्या बीच में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? तो गलत संदेश से होता है, जो जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है ना? और क्या बुझाना है, ठीक है, फूकना, क्या फूकना है, ये गलत था। गलत शब्दों का चुनाव भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पे गलत दी हुई हैं। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर जो हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, बोलना, सुनना, भाव भंगिमा कभी जो एक दूसरे से अलग हो जाती है, बोलने का ढंग, भाषा ज्ञान, ये सभी संप्रेषण को इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? कठिनाइयों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।